नमस्कार दोस्तों। हम लोग 2003 टीजीटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से 1 से लेकर 15 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया था। आइए देखते हैं उसके आगे के प्रश्नों को। तो आज का 16वां प्रश्न है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और ये समझ लीजिए ये बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, ठीक है ना। पूछ रहा है स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं। इस विचार के समर्थक कौन विद्वान हैं? तो प्रोफेसर जोड़ दिया है, डॉक्टर आशीर्वादी लाल दिया है, रूसो दिया है या मिल दिया है। तो एक दूसरे के पूरक स्वतंत्रता समानता को मानते हैं रूसो, ठीक है ना। रूसो यानी ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा यहाँ पर। इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा और विचारक भी मिल जाएंगे। तो हैरिंगटन, मेटलैंड, गॉडविन, रूसो, बार्कर, लास्की। नोट डाउन कीजिएगा, हैरिंगटन, मेटलैंड, गॉडविन, रूसो, बार्कर और लास्की आदि विद्वानों ने माना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं, ठीक है ना। ये एक दूसरे के पूरक हैं, स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और समानता को पूरक मानते हैं ये, ठीक है ना। तो ये नोट डाउन कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर रिपीट हो सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ठीक है ना, किस आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? तो अरविंद घोष, आचार्य नरेंद्र देव, भीमराव अम्बेडकर, रामास्वामी। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। तो MP पायली जो थे उन्होंने भीमराव अम्बेडकर को जो है आधुनिक मनु के नाम से जाना, मतलब बताया था। देखते हैं इसकी व्याख्या। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में डॉक्टर MP पायली ने अपनी पुस्तक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नोट डाउन कीजिएगा, ये पायली की बुक है, में लिखा है कि अम्बेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तिगत गुणों का समावेश किया है। उनकी विद्वता, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति और अनुभव के दर्शन होते हैं। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे। तो आधुनिक मनु कौन कहा है? पायली कहा है, ठीक है ना। और उनको संविधान के प्रमुख रचनाकारों में गिना जाना चाहिए। तो याद रखेंगे, एक तो पायली की बुक और एक तो इन्होंने आधुनिक मनु कहा किसको? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। अगला प्रश्न देखेंगे, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी हैं? तो लॉक ने 35, 25, 15 या 45। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 ठीक हो जाएगा, उन्होंने 35 बुकें लिखी हैं। नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी सबसे प्रमुख पुस्तक कौन थी? तो वो थी शासन पर 2 निबंध, इनकी प्रमुख कृति थी, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे। देखेंगे अगला प्रश्न, हॉब्स की किस पुस्तक ने उनको अमर बना दिया? मतलब कौन सी पुस्तक उनकी जो है बहुत ही प्रसिद्ध थी? तो डी कॉरप, पॉलिटिको या डिसीव या लेवियाथन, इसमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर लेवियाथन जो थी ये उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति थी, जिसने उनको अमर बना दिया, ठीक है। तो हॉब्स के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं। तो हॉब्स का समय इंग्लैंड के इतिहास में अत्यंत आवेशपूर्ण घटना चक्र का काल था। गृह युद्ध के कारण राजा को फांसी दे दी गई। उनके अनुसार सभ्य और प्रगतिशील जीवन के प्रथम शर्त एक दृढ़ और शक्तिशाली सरकार है, जिसके प्रति प्रजाजन पूर्ण समर्थन की भावना रखते हों। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में इस बात का प्रतिपादित किया है, ठीक है ना। तो लेवियाथन उनकी महत्वपूर्ण कृति थी। अगला प्रश्न देखेंगे, राज के आवश्यक तत्व हैं। तो राज के आवश्यक तत्व हैं 7, 5, 4, 3। बहुत ही आसान प्रश्न है और बार बार रिपीट होता है। तो 4 हैं जो हैं, ठीक है। तो इसकी व्याख्या थोड़ी सी देखेंगे। तो राज्य के आवश्यक तत्वों में जनसंख्या है, प्रदेश, शासन और प्रभुसत्ता, ठीक है ना। जनसंख्या, प्रदेश को भूभाग भी आप कहते हैं, शासन को सरकार भी कहते हैं, ठीक है ना। और प्रभुसत्ता या प्रभुसत्ता से या संप्रभुता। अगला प्रश्न देखेंगे, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण पूछ रहा है। तो एक स्थान से शासन का ना होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ ना हो, केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। तो यहाँ पर संघात्मक संविधान में क्या होता है? केंद्र और राज्य में दोहरी सरकारें होती हैं, है ना। यानी केंद्र में भी एक सरकार रहती है और राज्य की भी एक सरकार होती है, तो दोहरी सरकारें। तो ऑप्शन 3 ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित करके जोड़ा गया? ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष कब जोड़ा गया है? तो 1975, 1976, 1984 या 1982। तो सही उत्तर हो जाएगा 1976 को, ठीक है ना। 1976 में जो है समाजवादी पंथ निरपेक्ष संशोधित करके उद्देशिका में ऐड किया गया है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है।
और जो है 1776 42वां संविधान संशोधन ये था। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन था। याद रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किसके लिए हैं? कह रहा है नीति निर्देशक तत्व किसके लिए है? भारतीय नागरिकों के लिए, उच्च न्यायालय के लिए, या राष्ट्रपति के लिए, या सरकार के लिए? तो नीति निर्देशक तत्व है सरकार के लिए, ठीक है ना। नीति निर्देशक तत्व में क्या है? सरकार को जो है एक रास्ता दिखाती है, ठीक है, एक रास्ता दिखाती है, ताकि सरकारें उसमें से ले करके और उसको जीवंत रूप में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वहाँ से धारणाएं लेते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व सरकारों के लिए है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या थोड़ी सी। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सरकार के लिए बनाए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कीजिएगा, पूछ लेता है। तक में नीति निर्देशक तत्वों का विवरण दिया गया है, जो राज्यों के सरकारों के लिए एक निर्देश है। राज्य की सरकारों के लिए एक निर्देश है। क्या है? एक निर्देश है। ये उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देगा, ठीक है ना, मतलब मार्गदर्शन करता है एक तरीके से ये राज्य सरकारों का, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा विलुप्त कर दिया गया। मतलब कह रहा है जो संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन उसको हटा दिया गया जो है। तो उसको अभी किस संशोधन द्वारा हटाया गया? तो 41, 42, 44, 47 याद रख लीजिए बिल्कुल, 44, ठीक है, 44वां संविधान संशोधन। बहुत दिनों से रिपीट नहीं हुआ है, ये रिपीट हो सकता है, याद रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि यदि राज्य सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन कराने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? कौन बाध्य कर सकता है उसको क्रियान्वयन? मतलब कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लिए है ना। राज्य सरकार को निर्देश देती है, तो अगर राज्य सरकार इसको नहीं अगर करती है या नहीं बनाती है, इस तरीके को नहीं मानती है या क्रियान्वित नहीं करती है, तो कौन उसको बाध्य कर सकता है ऐसा करने के लिए? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, मतदाता है, संसद है, विपक्ष है। तो पहली बात ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई कानून नहीं है कि जो है राज्य सरकारें इसको लागू ही करेंगी, ठीक है। तो इस पर यानी कि अगर कानून नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं कर सकता है, संसद भी कुछ नहीं कर सकता है, और विपक्ष भी कुछ नहीं कर सकता है। तो मतदाता जो हैं, मतलब लोग जो हैं, पीपल, ठीक है, पीपल ऑफ इंडिया, ये लोग जो हैं ये दबाव बना करके नीति निर्देशक तत्वों को आप लागू करवा सकते हैं। मतलब उसमें कितनी धारणाएं दी हुई, जैसे पंचायती राज की व्यवस्था उसमें दी हुई है, आदि आदि चीज़ें दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप जो है दबाव डाल करके सरकार पर इसको करवा सकते हैं। तो यानी उत्तर 2 ठीक हो जाएगा। समझने वाली बात है थोड़ी सी, इस तरीके से देख लीजिए। इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार अनाचार में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ठीक है। इसका उल्लंघन किए जाने पर न्यायालय में रिट याचिका दाखिल नहीं की जा सकती है, ना तो इसका उल्लंघन के विरुद्ध वाद ही दाखिल किया जा सकता है। मतलब कि उच्च न्यायालय में इसके प्रति कोई भी रिट दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि इसको नहीं लागू करवाया जा रहा है तो आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। इसके बाद है, इन तत्वों में कौन सा तत्व मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? कह रहा है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, बेकारी जीवन यापन भत्ता, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। तो यहाँ पर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था दोनों में आ जाती है, बेकारी जीवन यापन का भत्ता, ठीक है। इसके बाद समान कार्य के लिए समान वेतन भी आता है। केवल ये जो ऑप्शन 2 है, सरकारी नौकरी में योग्यता के आधार पर समान अवसर, ठीक है, ये वाला जो है आपका, ये आपका राजनीति से तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है ना। राजनीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये नहीं आता, ऑप्शन 2 ठीक हो जाएगा। अगला देख लेते हैं प्रश्न। 27वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा कब सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्यों को, ठीक है ना, मौलिक कर्तव्य बाद में शामिल किया है, संशोधन से किया गया है। तो कौन संशोधन से किया गया और कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1978, या 44वां संविधान संशोधन 1984, 48वां संशोधन 1976, या 42वां संशोधन 1976। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 ठीक हो जाएगा। 42वां संशोधन 1976 को जो है, ठीक है ना, 1976 को जो है मौलिक कर्तव्यों को संशोधन करके जोड़ा गया है संविधान में, ठीक है ना, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न है 28वां,
कि संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ किसमें निहित होंगी, प्रधानमंत्री में, संसद में, मंत्रिपरिषद में या राष्ट्रपति में। संसदीय सरकार है तो उसमें कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप प्रधानमंत्री, संसद या राष्ट्रपति लगा दे तो मोस्ट आप सोचेंगे कि संसद होगा, संसद नहीं, यहाँ मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियाँ निहित होती हैं इसमें, है ना। मंत्रिपरिषद मजबूत होता है चूँकि, ठीक है ना। देख लीजिएगा, इस अगला प्रश्न है 29वां। भारत में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। भारत में राज्यों के भाषा के आधार पर पुनर्गठन तो दिया है ऑप्शन 1954, 1967, 1955 और 1976। तो इसमें गठित होने वाला पहला राज्य था आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर सबसे पहले इसका पुनर्गठन हुआ था, याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश। अब उसकी डेट थी 1 अक्टूबर 1953, ठीक है ना। तो कितनी थी, 1953 है, 1953। लेकिन इसमें ऑप्शन में देखिए 54 दिया है, 55 दिया है, 1967 दिया, 76 दिया, तो 53 कहीं नहीं दिया है। तो इसका आंसर जो है इसमें नहीं है। तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 को जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य किसको गठित किया गया, आंध्र प्रदेश को, ठीक है। नोट डाउन कीजिएगा इसको, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसलिए मैंने लिखा इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो आज का यहीं तक है, जो है 29 प्रश्न है हम लोगों ने कर लिया। इसके आगे के प्रश्न अभी कुछ और बचे हैं जो तीसरे पार्ट में करके इसको ख़त्म कर देंगे। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।